जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 28 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है शुक्रवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। हम सबसे पहली खबर देखेंगे जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देखेंगे और यहाँ पर हम BCCI को भी देखने का प्रयास करेंगे कि BCCI क्या है और हाल ही में BCCI ने क्या निर्णय लिया है और इससे महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित खबर और उसको देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि चर्चा में क्यों बना हुआ है FTA। उसके बाद हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अन्य चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा क्या होती है। और यहाँ पर हम हरियाणा की मैप का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे संवाद क्या होता है, दूसरा फोरेंसिक क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, प्रोसिक्यूशन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहीं पर हम आर्टिकल 370 को भी देख लेंगे। फिर यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट या जिसे हम अपस्पा कहते हैं उसको भी देख लेंगे और नक्सली हिंसा यानी जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है उनको भी देखेंगे हम यहीं पर। फिर हम देखेंगे कि वायुसेना में जो C295 को शामिल किया गया है तो उसकी विशेषताओं को देखेंगे और देखेंगे कौन सी कंपनियां इसको मिलकर बनाने वाली हैं और इसका क्या लाभ होगा भारत को। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन को जो 15 से 17 फरवरी को फिजी में आयोजित होने वाला है, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिजी की लोकेशन को देखेंगे और फिजी में ही क्यों आयोजित हो रहा है उसको भी देख लेंगे हम। यहाँ पर हम यूनेस्को के बारे में देखेंगे और जो संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है उनको भी देख लेंगे हम कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। उसके बाद हम देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र को देखने का प्रयास करेंगे और शौर्य दिवस क्यों मनाते हैं उसको भी देख लेंगे हम कि शौर्य दिवस मनाने के पीछे कारण क्या है। फिर हम देखेंगे POK को देख लेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। फिर हम NGT के बारे में देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि NGT चर्चा में क्यों बनी हुई है। गृह मंत्रालय का सम्मेलन, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय को मिली नई संजीवनी, तो इसे भी आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने, तो इसके क्या मायने हैं और इससे क्या बदला है, क्या चेंज हुआ है, इसको भी देखने का प्रयास कीजिएगा आप। फिर हम अगली खबर देखेंगे जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि उपग्रह संचार सेवा क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम डिजिटल भारत को देखेंगे या जिसे डिजिटल इंडिया कहते हैं। यहाँ पर हम ट्राई को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर VSAT उपग्रह तकनीक है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम GM सरसों को देखेंगे और जीन एडिटिंग या जीनोम एडिटिंग कहते हैं उसको देखेंगे कि वो क्या होता है। फिर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल क्या होती है उसको देखने का प्रयास करेंगे और इससे भारत को क्या लाभ होगा GM सरसों से। फिर अंत में हम भगिनी निवेदिता या जिसे हम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल कहते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेंगे। फिर उसके बाद हम NGT के बारे में देखेंगे। फिर हम UK यानी उत्तराखंड के बारे में देख लेंगे, उसके जो महत्वपूर्ण स्थान है जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो इनको देख लेंगे हम, चर्चा में बने हुए हैं तो देख लेंगे। फिर हम जीनोम एडिटिंग क्या होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे, इसमें अवसर क्या है, चैलेंजेस क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम GM सरसों को देखेंगे। उसके बाद बेटी कॉटन को देखेंगे और बेटी कॉटन में बी और टी का क्या मतलब उसको देख लेंगे। हम संचार उपग्रह को समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि किस तरह से संचार उपग्रह काम करता है उसको देखेंगे। फिर देखेंगे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरह से काम करता है। फिर VSAT को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम ट्राई को देखेंगे, फिर ट्राई के काम क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर डिजिटल इंडिया को देखेंगे। फिर डिजिटल इंडिया के जो पिलर्स हैं उनको देखेंगे। फिर डिजिटल इंडिया है उसका क्या थीम है उसको देख लेंगे हम। जम्मू कश्मीर की मैप को देखेंगे जिसको 2 UT में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख UT। फिर हम देखेंगे गिलगिट और बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र को देखेंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को देख लेंगे हम। फिर विश्व हिंदी सम्मेलन को देखने का प्रयास करेंगे, फिजी में क्यों मनाया जा रहा है तो उसके कारण को समझ लेंगे। फिर फिजी की मैप को एनालिसिस करेंगे। फिर फिजी की मैप की लोकेशन को देखेंगे कि कहाँ पर अवस्थित है। फिर फिजी का पर्टिकुलरली मैप को देखेंगे हम। फिर यूनाइटेड नेशन है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम यूनेस्को के बारे में कुछ फैक्ट्स को देख लेंगे। फिर यूनेस्को का क्या पर्पस है उसको देखने का प्रयास करेंगे हम और यूनेस्को से संबंधित कुछ प्रोग्राम्स को देख लेंगे हम। C295 के बारे में देख लेंगे जो हाल ही में चर्चा में बना हुआ है उसको देख लेंगे हम। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, उसके प्रोस और कॉन्स को समझ लेंगे कि क्या अच्छा और क्या बुरा होता है उससे। फिर हम हरियाणा की मैप का एनालिसिस करेंगे, हरियाणा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है उसको देख लेंगे। फिर हम इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर क्या थ्रेट्स है भारत की सिक्योरिटी में उसको देखेंगे। फिर इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिनेरियो उसको समझने का प्रयास करेंगे।
फिर हम देखेंगे कि संघवाद क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये भारतीय संघीय व्यवस्था किस तरह से है, उसकी संरचना को देखेंगे हम, उसी को एक अन्य इमेज से समझेंगे। फिर हम फोरेंसिक को समझेंगे एक इमेज के थ्रू। डिजिटल फोरेंसिक क्या होती है तो उसको आप एक इमेज के थ्रू समझेंगे हम। फिर डिजिटल फोरेंसिक है उसको समझेंगे, उसकी शाखाओं को देखेंगे हम कि क्या होती है डिजिटल फोरेंसिक। फिर ई न्यायालय को देखेंगे या ई कोर्ट्स को देखेंगे, फिर उसके उद्देश्य को देख लेंगे। फिर उसके बाद उसकी कौन सी सेवाएं मुहैया कराई जाएगी उसको देखेंगे हम। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर आपस पर क्या है उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद जो नक्सल अफेक्टेड जो क्षेत्र है उनको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर अंत में हम देख लेंगे अनुच्छेद 370 को या आर्टिकल 370 को, पहले क्या था और अब क्या बदलाव आया है अनुच्छेद 370 हटाने के बाद। फिर हम राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देख लेंगे कि ये आयोग के बारे में क्या जानकारी है महत्वपूर्ण। फिर हम बीसीसीआई के बारे में देख लेंगे कि बीसीसीआई क्या करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। महिला क्रिकेटरों को भी पुरुषों के समान मैच फीस। तब इसे किससे जोड़कर देख सकते हैं तो GS1 इंडियन सोसाइटी से जोड़कर देख सकते हैं हम। जो वुमेन यानी महिला से संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे जोड़कर देख सकते हैं इसको। तब देखते हैं कि चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या जिसे हम BCCI ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान मैच फीस देने का फैसला किया है। अब इससे क्या मायने हैं तो इससे क्या होगा कि जो महिला और पुरुषों के बीच में जो पक्षपात था उसको मिटाने में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसके तहत जो अनुबंधित महिलाओं के लिए समान मैच फीस नीति को लागू किया गया है। भारतीय क्रिकेटरों में इससे लैंगिक समानता को प्राप्त किया जाएगा। महिला पुरुष क्रिकेटरों में जो समान मैच है उसको फीस है उसको लागू किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो लैंगिक समानता उसको अचीव करने में भी ये एक अच्छा कदम होगा। दूसरा है भारत समान मैच फीस की व्यवस्था लागू करने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा देश है। इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड क्रिकेट समान मैच फीस लागू करने वाला पहला बोर्ड था, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लैंगिक समानता को दूर करने की दिशा में काम कर रहा है। तो भारत की कौन सी स्थिति तो दूसरी स्थिति है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर क्या ट्वीट किया है तो महिला क्रिकेटरों को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर मैच फीस मिलने से समान मौकों के नए युग की शुरुआत होगी। यह लैंगिक समानता को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब देख लेते हैं कि जो मैच फीस है या रुपये में, तो यहाँ पर प्रारूप दिया है जैसे टेस्ट, वनडे, T20 और पहले और अब क्या हो गया, यानी अब अगर BCCI ने निर्णय लिया है जिसमें समान मैच फीस देने की बात की गई है पुरुष और महिलाओं को, तो अब इससे क्या लाभ होगा। तो पहले क्या था कि जो टेस्ट खेले जाते थे उसमें 4 लाख रुपए मिलते थे किसको, महिलाओं को, लेकिन अब कितने मिलेंगे तो 15 लाख रुपए। वनडे में 1 लाख रुपए मिलते थे, तो अब क्या होगा तो 6 लाख रुपए मिलेंगे। T20 में 1 लाख मिलते थे, अब 3 लाख मिलेंगे। तो अब ये दोनों को बराबर मिलेंगे, यानी 15 लाख पुरुषों को भी मिलेंगे और 15 लाख महिलाओं को भी मिलेंगे टेस्ट में। वनडे में बात की जाए तो दोनों को 6 लाख दोनों को ही समान रूप से वितरित किए जाएंगे और T20 में 3 लाख दोनों को ही समान रूप से वितरित किए जाएंगे। तो इससे क्या फायदा होगा कि इससे जो लैंगिक समानता उसको अचीव करने में मदद मिलेगी। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा कि किस तरह से भारत धीरे धीरे ही सही लेकिन महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। अब इससे संबंधित कुछ बातों को देखते हैं हम। राष्ट्रीय महिला आयोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो नेशनल वुमेन कमीशन, तो इसके बारे में क्या है तो देख लेते। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, औपचारिक विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण को अच्छे सुकर बनाने और महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, राष्ट्रीय महिला आयोग की। अब इसके अध्यक्ष के रूप में क्या है तो ये क्या करती है, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय करती हैं, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं महिलाओं के लिए, और इससे जो महिला आयोग है इसमें बड़ी संख्या में इसको शिकायतें प्राप्त होती है, जिससे ये उनको महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए भी जो मामले उनका स्वतः संज्ञान लेती हैं। तो ये कुछ बारे में बात हो गई, किसके बारे में, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। अब हम देख लेते हैं BCCI के बारे में, यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, या जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय बोर्ड के एक समाज तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत के रूप में दिसंबर 1928 में इसका गठन किया गया था।
तो ये इसके कुछ बारे में बात हो गई। ये क्या करता है, तो भारत में जो क्रिकेट है उसको जो कंट्रोल करने का काम करता है, यानी नियंत्रण करने का काम करता है। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ देखा गया है। खेल क्रिकेट हो गया, इसका अधिकार क्षेत्र क्या हो गया, तो राष्ट्रीय हो गया। इसका संक्षिप्त हमने देख लिया, BCCI या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब की थी, 1928 में की गई थी। इसका संबंध दिखाया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष कौन है, तो रोजर ब्रिनी और राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके सचिव को दिखाया गया है। बाकी इससे संबंधित जैसे घरेलू क्रिकेट है, तो BCCI का आयोजन निम्न घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता में होता है। अब यहाँ पर जो ट्रॉफी दिखाई गई, इनको दिखाने का मतलब यही था कि जो वनडे एग्जाम होती है उनमें पूछ लिया जाता है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो हम देख लेते हैं जो क्रिकेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं कौन सी होती हैं। तो BCCI कॉर्पोरेट ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, NKP सोल्वे चैलेंजर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियर लीग है जिसे IPL कहते हैं हम, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ईरानी कप। ये किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होती है, क्योंकि वनडे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जो दिलीप ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है, ईरानी कप किससे संबंधित है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत से समग्र संतुलित FTA के लिए ब्रिटेन के नए PM राजी। तो अब ये किससे जोड़कर देखेंगे, तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। तीसरा GS3 इंडियन इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं। अब चर्चा में क्यों बना हुआ है FTA, तो क्या हो रहा है कि दोनों नेताओं यानी जो भारत के PM और ब्रिटेन के जो PM, इन दोनों के बीच एक समग्र और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। तब देखते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो क्या होता है। तो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दिखाया गया कि जैसे कंट्री ए और कंट्री बी होगा, तो कंट्री ए को भारत मान लीजिए, कंट्री बी को ब्रिटेन मान लीजिए। अब इन दोनों के बीच में जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो रेस्ट्रिक्शन है उनको धीरे धीरे कम की जाएगा। जो बैरियर्स होते हैं, जो बीच में हर्डल्स होते हैं, उनको धीरे धीरे कम की जाता है। तो इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी इसके नाम में छुपा हुआ है कि फ्री करना किसको, ट्रेड को। अब कैसे फ्री करोगे आप, यानी मुक्त व्यापार कैसे करोगे, तो जो रेस्ट्रिक्शन और जो बैरियर्स उनको धीरे धीरे आप कम कीजिए, तभी उसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसके प्रोस और कॉन्स को देख लेते हैं। तो प्रोस क्या होता है कि इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, इससे गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो कम होता है, और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, यानी भारत के पास अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो ब्रिटेन को ट्रांसफर होगी, और ब्रिटेन के पास अगर किसी क्षेत्र में अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो भारत को ट्रांसफर होगी। तो ये इससे फायदे होते हैं। अब इसके कॉन्स क्या है, तो इससे क्या होगा, जो जॉब है वो आउटसोर्सिंग होने लग जाती है। यानी अब मान लीजिए कि भारत की कोई कंपनी है, तो उसको अगर जॉब अगर करवानी है, अगर कोई किसी क्षेत्र में जॉब चाहिए, तो वो दूसरे देश से, यानी जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जॉब हायर होने लग जाएगी। या ब्रिटेन को मान लीजिए ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में जो आउटसोर्सिंग है जॉब का वो होने लग जाएगा। मान लीजिए ब्रिटेन की किसी कंपनी को भारत में जो कॉल सेक्टर की सुविधा लेनी है, तो वो वहाँ ब्रिटेन के लोगों को हायर नहीं करके वो भारत के लोगों को हायर करेगी। तो इससे क्या होगा कि भारत के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन ब्रिटेन के लिए नकारात्मक पॉइंट होगा। ऐसे ही वाइस वर्सा हो सकता है। दूसरा है कि इससे क्या होगा कि पुअर वर्किंग कंडीशन होती है। दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इससे क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उनका डिग्रेडेशन होने लग जाता है। तो ये कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ किसकी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। आंतरिक सुरक्षा पर एकजुट होकर बनाए रणनीति शाह, तो इसे GS3 इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़कर देख सकते हैं हम। इसे GS1 से भी जोड़ लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हरियाणा का जो फिजिकल मैप उसका एनालिसिस करेंगे। GS2 से भी जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें हम राज्य व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 के बारे में बात करेंगे हम। तो सूरजकुंड में देश भर के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित। कहा, किसने कहा, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमाओं में नहीं बंधा है अपराध, इससे निपटना राज्य व केंद्र की साझा जिम्मेदारी। आंतरिक सुरक्षा पर राज्यों के गृह मंत्रियों की 2 दिवसीय चिंतन शिविर का किया गया उद्घाटन। तो किसने किया था, तो गृह मंत्री ने किया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बातें हुई। आंतरिक सुरक्षा का मामला राज्यों की सीमाओं से परे है, इसलिए इसे सुनिश्चित करना सभी राज्यों और केंद्र की साझा जिम्मेदारी है। आंतरिक सुरक्षा के लिए तैयार विजन 2047 पर गुरुवार के हरियाणा के सूरजकुंड में देश भर के गृह मंत्रियों की 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। उन्होंने भारत को विकसित और सुरक्षित बनाने और अपराध से निपटने के लिए एकजुट होकर रणनीतिक बनाने की जरूरत पर भी बल दिया है। देश के विकास, स्थिरता और सुशासन के लिए आंतरिक सुरक्षा सबसे अहम है। इसे सुनिश्चित करना केंद्र और
सभी राज्यों की जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी को टीम इंडिया की तरह काम करना होगा, ऐसा गृह मंत्री ने कहा है। अपराध पर लगाम में तकनीक का प्रयोग, तो यहाँ पर उन्होंने सहकारी संवाद की बात की गई है कि देश में क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार होगा, कि हम जो अपराध है उससे मिलकर काम करें। अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। पुराने कानूनों के नए संदर्भों के अनुसार बदलने का भी काम चल रहा है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ई जेल, ई फोरेंसिक, ई कोर्ट और ई प्रोसिक्यूशन पर काम तेजी से चल रहा है। तो ऐसा गृह मंत्री ने उद्घाटन के समारोह में जो आयोजित किया गया तो उसमें कहा है। तैयार हो रही अपराधियों का देशव्यापी डाटा, तो शाह ने कहा कि आतंकियों, आर्थिक अपराधियों, ड्रग्स तस्करों, यौन अपराधियों का देशव्यापी डाटा तैयार किया जा रहा है। अपराधियों को सजा सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक के इस्तेमाल को जरूरी बनाया जा रहा है। यहीं पर जो गृह मंत्री उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77% और इनसे होने वाली मौतों में 85% की कमी आई है। उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद के कमजोर पड़ने और 60% इलाकों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के हटाए जाने का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि देश की समस्याओं का सामूहिक समाधान निकालने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। तो इस तरह से इन्होंने बात की। यहाँ पर उन्होंने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, और जो अनुच्छेद 370 है वो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने इसी बात कही है। तो अब हम देखते हैं सबसे बारे में। तो ये हरियाणा का मैप हो गया। अब इसकी फिजिकल लोकेशन या इसके पॉलिटिकल लोकेशन को देख सकते हैं आप। इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इधर राजस्थान से इसकी सीमा लगती है, इधर उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लग रही है, इधर पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से इसकी सीमा लग रही है। यहाँ पर चंडीगढ़ अवस्थित है जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। यहाँ पर देखिए दिल्ली अवस्थित है जो इधर हरियाणा हो गया और इधर उत्तर प्रदेश हो गया, इन दोनों के बीच में लोकेट हो जाता है। उसके अलावा आप इसके कुछ महत्वपूर्ण शहरों को देख सकते हैं। ये पानीपत हो गया, जहाँ पानीपत का युद्ध होता है, ये करनाल हो गया है, ये अम्बाला हो गया है ये। उसके अलावा आप थानेश्वर को देखिए। उसके अलावा आप महत्वपूर्ण सोनीपत को देख सकते हैं, गुड़गांव को देख सकते हैं, फरीदाबाद को देख सकते हैं। उसके अलावा आप और कुछ महत्वपूर्ण जो शहर जैसे हिसार है उसको देख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी सिटी हो जाती है। अब हम इसके बारे में और देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसी हरियाणा के बारे में और बातों को। इसकी सीमा इधर राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लग रही है। इधर दिल्ली हो गया। अब इसके एडमिनिस्ट्रेटर रीजन को देखिए तो अम्बाला हो गया, ये करनाल हो गया, ये हिसार हो गया, रोहतक हो गया, ये गुड़गांव हो गया और ये फरीदाबाद हो गया। तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया है। अब हम देखते हैं कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में क्या होगा कि भारत यानी कोई कंट्री है उसके अंदर यानी उसकी सीमाओं के अंदर की जो सुरक्षा है उसको बरकरार रखना, या वहाँ पर जो शांति है या लॉ और ऑर्डर है उनको मेंटेन रखना, उसी को इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं। अब इसमें किसका काम होता है, तो पुलिस का काम होता है, सीआरपीएफ का काम होता है। अब ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। कौन, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित जो मामले होते हैं। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी में क्या होता है कि भारत की जो बाउंड्री है या किसी कंट्री की जो बाउंड्री है उसके बाहर जो दूसरे देश है उनसे सुरक्षा प्रदान करना। किस तरह से, तो अब इसमें किसका काम होता है, तो आर्म्ड फोर्सेस का काम होता है। और ये किस मंत्रालय के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। अब इसमें थ्रेट्स यानी खतरे कौन से भारत की इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित, तो इसमें क्राइम हो गया है, फाइनेंशियल थ्रेट्स हो गए यानी वित्तीय खतरे हो गए, साइबर एंड डाटा से संबंधित खतरे हो गए, अक्रॉस दी बॉर्डर थ्रेट्स हो गए, रिलीजियस हो गए और नक्सलिज्म जैसे खतरे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित हैं। अब इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी का एक सिनेरियो दिखाया गया जिसमें दिखाया गया कि जो कश्मीर वाले क्षेत्र है तो उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो चुनौती है वो सबसे बरकरार रहती है। वहाँ पर जो अलगाववादी है वो विद्रोह करते रहते हैं। अब यहाँ पर आप मुंबई को देखिए तो ये भारत की आर्थिक राजधानी हो गई। तो यहाँ पर हमें पता है कि पहले भी एक हमले हो चुके हैं। अब इसी को संबंधित जो थ्रेट है वो बना रहता है यहाँ पर। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, उसके अलावा उड़ीसा है, ये जो क्षेत्र दिखाए गए यहाँ पर किसकी समस्या है, तो यहाँ पर जो नक्सलिज्म की जो समस्या है वो सबसे मुखर है। उसके अलावा आप पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को देखिए तो यहाँ पर जो अलगाववाद गुट है वो कभी भी सिर उठा सकते हैं। इस तरह से जो भारत के एक सिनेरियो दिखाया गया इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित। अब आप देखिए जो नक्सलिज्म में जो प्रभावित क्षेत्र उनको देखिए तो यहाँ पर दिखाया गया हाईली अफेक्टेड एरियाज, तो रेड कलर में दिखाया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ झारखंड, कुछ बिहार का हिस्सा हो गया। तो ये अभी भी ज़्यादा प्रभावित है किससे, नक्सलिज्म से, या जिसे हम माओवाद बोल सकते हैं।
उसके अलावा आप और देखिए तो यहाँ पर मॉडरेट को दिखाया गया है, मॉडरेट अफेक्टेड क्षेत्र, तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का कुछ क्षेत्र दिखाए गए हैं। उसके अलावा आप और भी देख सकते हैं न्यू एरियाज ऑफ माओ एक्सपेंशन, तो यहाँ पर असम और मणिपुर को दिखाया गया, जहाँ पर जो विस्तार हुआ किसका, माओवाद की जो विचारधारा उसका, असम और मणिपुर को दिखाया गया है। उसके अलावा जो कम अफेक्टेड क्षेत्र है तो वो कुछ तमिलनाडु वाला क्षेत्र, कुछ उड़ीसा वाले क्षेत्र हैं और कुछ अन्य क्षेत्र हैं जो वो प्रभावित हैं। तो ये इस तरह की स्थिति है आज भी भारत में इससे संबंधित। अब हमने आपसपा की बात की थी तो इसका फुल फॉर्म क्या आ गया, तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब ये क्या है, तो अशांत क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए 1958 में नेहरू सरकार ने इसे लागू किया था। वर्तमान में असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में लागू है। कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने पर यह कानून सैन्य बलों को सीधे गोली मारने का अधिकार भी देता है। तो ये इसके बारे में होगा, किसके बारे में, अपस्पा के बारे में होगा, जिसकी अभी चर्चा की थी गृह मंत्री ने। अब हम आर्टिकल 370 के बारे में बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 370 क्या था। तो अब आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। तो अब पहले क्या था और अब क्या है, तो पहले क्या था, जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार मिला हुआ था, किसके तहत, 370 के तहत। दोहरी नागरिकता थी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा था, आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था, जिसे हम क्या बोल सकते थे, तो राष्ट्रीय आपातकाल बोल सकते थे। आर्टिकल 360 यानी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता था। अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं मिलता था। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। आरटीआई या राइट टू एजुकेशन लागू नहीं होता था। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए था। तो ये आर्टिकल 370 के तहत जो वहां पर था वो दिखाई गई स्थिति। अब आर्टिकल 370 हटा दिया गया, तो अब इससे क्या फायदा होगा, तो जम्मू कश्मीर को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया मिला। अब एकल नागरिकता रहेगी कि वो सिर्फ भारत का नागरिक रहेगा। वहां पर तिरंगा, अब जम्मू कश्मीर के लिए एक झंडा रहेगा, यानी पूरे देश में तिरंगा रहेगा। अब जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग से झंडा नहीं है। वहाँ पर आर्टिकल 360 सब लागू रहेंगे। अल्पसंख्यकों को आरक्षण भी मिलेगा। वहाँ पर दूसरे राज्य के लोग वहाँ पर जम्मू कश्मीर जमीन में प्रॉपर्टी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। आरटी लागू होगा। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, जो सभी राज्यों में लागू है। तो इस तरह से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहले और अब की स्थिति का अंतर दिखाया गया है यहाँ पर। अब हमने इस खबर में जो संघवाद की बात की थी तो देख लेते कि संघवाद क्या है। तो संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना और क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्रांत केंद्र की तुलना में अधिक ताकतवर होते हैं। वहीं भारत, बेल्जियम, स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। भारत में जो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जहां राज्य विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। तो अब ये प्रावधान हटा दिया गया है, क्योंकि ये 370 था तब लागू था, लेकिन अब 370 हटाने के बाद ये जो प्रावधान है इसको हटा दिया गया है। भारतीय संविधान में विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची में जो केंद्र है और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकता है, संघीय सूची में केवल केंद्र कानून बना सकता है। भारत में उपयुक्त तीनों सूचियों के अतिरिक्त बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। अगर इन तीनों सूची के अलावा भी अगर कोई क्षेत्र बचते हैं तो वो किसके तहत आते हैं, तो वो केंद्र सरकार के अधीन आ जाते हैं। अब भारत की जो संघीय व्यवस्था उसका एक यहाँ पर एक संरचना दिखाई गई। तो केंद्र सरकार हो गया, इधर राज्य प्रांतीय सरकार हो गई है जिसे हम राज्य सरकार कह सकते हैं, और इधर आ जाता है स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय। तो अब नगरीय निकाय को देखिए तो इधर नगर निगम ऊपर, फिर उसके नीचे नगर पालिका, फिर नगर पंचायत हो जाती है। अब ग्रामीण निकाय में देखिए तो जिला पंचायत, फिर जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत आ जाती है, या जिसे हम त्रिस्तरीय पंचायत निकाय भी कह सकते हैं। तो ये ग्रामीण निकाय हो गया, ये नगरीय निकाय होगा। तो भारत में इस तरह की संघीय व्यवस्था, इसी को एक अन्य में से संघीय। तो संघानात्मक शासन, तो संविधान सबसे ऊपर हो गया, फिर केंद्र सरकार, इधर राज्य सरकार है और इनके नीचे नागरिक आ जाते हैं। अब हम देखते हैं फोरेंसिक को समझते हैं। तो इस इमेज से आप कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा कि 2 जो यहाँ पर दिखाए गए हैं व्यक्ति वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्केलेटन दिखाया गया है, उसकी कुछ छानबीन कर रहे हैं कि उससे संबंधित कुछ जानकारी जुटाई जा सके। अब डिजिटल फोरेंसिक को आप समझिए कि डिजिटल फोरेंसिक में क्या करें। फोरेंसिक का मतलब ये कि जांच पड़ताल करना, किससे संबंधित जांच पड़ताल करना, किसी अपराध से संबंधित जांच पड़ताल करना। तो अभी आप फिजिकल फोरेंसिक को तो आपने देखा है, आप डिजिटल फोरेंसिक में क्या होगा। तो आप डिजिटल फोरेंसिक में आप देखिए कि यहाँ पर आप
डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर ईमेल है, व्हाट्सएप है, या उसकी लोकेशन है, उन सबसे संबंधित जो अपराध होते हैं उनकी छानबीन करना। तो इसमें एक तरह से डिजिटल जो आइडेंटिटी है, ये इक्विपमेंट है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में। तो डिजिटल फॉरेंसिक एक न्यायालयिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें डिजिटल यंत्र से जानकारी निकाली जाती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से या किसी कंप्यूटर से जो अपराध से जुड़ा होता है। डिजिटल फॉरेंसिक पर्याय है कंप्यूटर फॉरेंसिक का। सबसे पहले डिजिटल अपराध सन 1978 फ्लोरिडा में हुआ था। कंप्यूटर में जरूरी जानकारी मिटाने के अपराध में हुआ था। और ऐसे में जो डिजिटल फॉरेंसिक इसमें क्या किया जाता है कि जो कॉपीराइट है, साइबर अपराध है, या पोर्नोग्राफी से संबंधित जो अपराध है उनकी छानबीन की जाती है। अब इसमें कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं कि मिले हुए यंत्रों से का पता किया जाता है कि ये किसका है, और उससे जो संबंधित जानकारी उसको इकट्ठा किया जाता है डिजिटल फॉरेंसिक में। कि मान लीजिए अगर किसी को मोबाइल मिला, अब मोबाइल मिला है तो उससे संबंधित जो जानकारी वो जुटाई जाएगी, जिससे पता लगाया जाएगा कि इस मोबाइल से किसको संपर्क किया गया है, कब किया गया है, और क्या बातचीत हुई है। कोई यंत्र तबाह किया गया है तो उससे जुड़ी जो जानकारी वो हासिल की जाती है डिजिटल फॉरेंसिक में। तो हम इसके से संबंधित है वो फिल्मों में भी देखते रहते हैं कि किस तरह से जो पुलिस रहती है वो डिजिटल फॉरेंसिक का इस्तेमाल करती हैं। अब किसकी कुछ शाखा दिखाई गई, तो यहाँ पर एक प्रक्रिया दिखाई गई है। फॉरेंसिक प्रक्रिया में क्या किया जाता है, तो फॉरेंसिक प्रक्रिया में जब्ती, फॉरेंसिक इमेजिंग और डिजिटल मीडिया का विश्लेषण और एकत्र साक्ष्यों में एक रिपोर्ट का उत्पादन शामिल है। तो ये उसकी प्रक्रिया हो गई है। अब इसकी शाखाओं को देखिए तो इसकी कंप्यूटर फॉरेंसिक एक शाखा हो जाती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि कंप्यूटर से जानकारी जमा और उसका विश्लेषण करना, या कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी अपराध हुआ हो तो कंप्यूटर की चोरी होना या उसमें जानकारी की चोरी होना कंप्यूटर फॉरेंसिक में आता है। यानी कंप्यूटर से संबंधित जो भी अपराध है या उससे संबंधित जो भी जानकारी या विश्लेषण है वो कंप्यूटर फॉरेंसिक के अंदर आते हैं। नेटवर्क फॉरेंसिक में क्या है, या साइबर फॉरेंसिक, जो अपराध नेटवर्क या इंटरनेट से किया गया हो। इतना ही नहीं, इंटरनेट से औरों पर निगरानी भी रखी जा सकती है। तो यानी नेटवर्क फॉरेंसिक में क्या होगा, तो नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़े जो भी अपराध है वो नेटवर्क फॉरेंसिक के तहत आएंगे। फिर फॉरेंसिक डाटा विश्लेषण, तो ये खोजने के लिए और धोखाधड़ी वित्तीय अपराध से उत्पन्न गतिविधियों के पैटर्न का विश्लेषण करने के उद्देश्य से संचरित या स्टोर डाटा की परख होती है। तो इसमें क्या है कि जो वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित जो डाटा होती है उनका एनालिसिस किया जाता है। मोबाइल यंत्र फॉरेंसिक, तो किसी भी अपराध स्थान पर पाया मोबाइल से जानकारी प्राप्त हो सकती है कि वह किसका मोबाइल है, उसमें क्या जानकारी जमा है। मोबाइल से यह भी पता लगाया जा सकता है कि मोबाइल से किए हुए संपर्क कहाँ किए गए थे और कब किस समय किए गए थे। तो ये मोबाइल यंत्र फॉरेंसिक हो गया। तो ये कुछ उसकी महत्वपूर्ण शाखा हो जाती है। अब हम देखते हैं ई कोर्ट्स के बारे में। ई कोर्ट्स या ई न्यायालय भारत, तो भारत की ई न्यायालय या ई कोर्ट्स एकीकृत मिशन मोड परियोजना हाई कोर्ट और जिला या अधीनस्थ न्यायालय में लागू की गई एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना है। ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना देश में जिला अधीनस्थ न्यायालय को सूचना और संचार टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सशक्त करके राष्ट्रीय ई अभिशासन या गवर्नेंस परियोजना के दायरे में लाने की एक मिशन मोड में चलाई जा रही परियोजना है। तो आप समझ गए होंगे कि ई कोर्ट्स क्या है। अब हम देखते हैं ई कोर्ट्स के बारे में और। तो ई न्यायालय या ई कोर्ट्स परियोजना का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को तत्काल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। यह न्यायिक प्रक्रियाओं को और न्यायिक प्रणाली को सस्ती, सुलभ और पारदर्शी बनाने में मदद करता है। इसके माध्यम से आप भारत की विभिन्न जिला न्यायालयों द्वारा प्रदान की जा रही जानकारी उसको ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप वाद प्रतिवाद की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, तो एक यह जो परियोजना चालू की गई इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण परियोजना है उसमें राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड या जिसे हम नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड कहते हैं का निर्माण किया गया है, जो क्या करेगा कि जो देश के जिला व अधीनस्थ न्यायालय की जो न्यायिक कार्रवाई और निर्णय की जानकारी मुहैया कराएगा। केस पंजीकरण, कोस्ट लिस्ट, केस की स्थिति, दैनिक निर्णय, अंतिम निर्णय आदि की विस्तृत विवरण इस साइट पर उपलब्ध होगा। किस पर, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पर। अब राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड है तो उसके बारे में और देख लेते हैं। तो ये न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना का होंगे, तो देख लिया कि किसका होंगे, तो इंटीग्रेटेड मिशन मोड परियोजना का पार्ट है ये। नेशनल जुडिशियल डेटा कमीशन, माफ कीजिए मैंने इसका फुल फॉर्म गलत बोल दिया है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड मामलों की पहचान करने,
उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करने और लंबित होने की अवधि को कम करने के लिए निगरानी के साधन के रूप में भी कार्य करेगा। कौन? जो NGDGC है, यानी जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है। तो व्यवस्था में देरी व बकाया राशि को कम करने के लिए नीतिगत फैसले लेने, न्यायालयों के प्रदर्शन और प्रणालीगत बाधाओं की निगरानी को सरल बनाने के लिए और अंततः बेहतर संसाधन सुविधा देने के लिए समय पर जानकारी प्रदान करने में भी यह सहायता करेगा। तो ये किसके बारे में हो गए? राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। जो ई कोर्ट्स की हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है कि समूची न्यायिक प्रणाली को सूचना और संचार टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करने के लिए पर्याप्त और आधुनिक हार्डवेयर पर संपर्क कायम करना, सभी न्यायालयों में कामकाज के आने और निपटाने की प्रक्रिया का जो मैनेजमेंट है उसका स्वचालन करना यानी ऑटोमेशन करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना और इसके जरिए गवाहों के बयान दर्ज करना, देश की सभी अदालतों को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से वॉइस वाइड एरिया नेटवर्क या जिसे हम वीएन बोलते के जरिए जोड़ना और अन्य संपर्क स्थापित करना, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से नागरिक केंद्रित सुविधा मुहैया कराना। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हो गए। अब इस जो ई कोर्स है इसके द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाएगी, तो इसमें सेवाएं दी गई हैं और उनका विवरण दिया गया है। तो पहली क्या है, तो प्रकरण प्रबंधन की स्वचालन प्रक्रिया, जिसमें ऑटोमेशन करना, किसका? जो प्रोसेस की जो मैनेजमेंट है उसका स्वचालन करना, जिसमें क्या है, तो अब इसमें जांच है, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हो गया, केस आवंटन हो गया, अदालत की कार्यवाही हो गई और एक मामले की जानकारी प्रविष्टि या मामला निपटान और बहाली, प्रकरण का स्थानांतरण आदि जो प्रक्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं। दूसरा है सेवा दी गई है, जिसमें क्या है, ऑनलाइन सेवाओं के प्रावधान, तो आदेश और निर्णय की प्रमाणित प्रतियां या कॉपी, मामलों की स्थिति, कोर्ट फीस की गणना का प्रावधान, संस्थागत रजिस्टर और कोर्ट डायरी, तो इसके अंदर आ गए। फिर अदालत और सरकार के बीच सूचना गेटवे स्थापित करना, ई कोर्ट का जो सेवा है वो मुहैया कराएगा, जिसके अंदर क्या है, तो वादी या प्रतिवादी के बीच दूरी होने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और गवाही, अदालतों और सरकारी एजेंसियों और पुलिस के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान, जेल और भूमि रिकॉर्ड विभाग, तो ये इसके अंदर होगा। किसके अंदर? अदालत और सरकार के बीच में जो सूचना गेटवे स्थापित करना है उसके बारे में। फिर है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एजेंसी का निर्माण करना, अदालतों में लंबित मामलों की निगरानी करना, तो इससे संबंधित कुछ विवरण दे दिया है। तो इस तरह से हमें ई कोर्स को देखना था। अब हम देखते हैं जो प्रोसिक्यूशन की बात की, तो प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है कि अदालत में किसी के विरुद्ध अपराध के लिए जो ट्रायल प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिए गए हैं, अभियोजन पक्ष या व्यक्ति समूह जो अदालत में किसी पर अभियोग चलाए, तो उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये उससे संबंधित कुछ उदाहरण हो गए थे। तो अब देखते हैं हम अगली खबर को। वायुसेना के लिए भारत में ही बनेंगे परिवहन विमान। तो भारतीय वायुसेना के लिए टाटा समूह और वैश्विक कंपनी एयरबस संयुक्त साझेदारी में आधुनिक C295 परिवहन विमानों का निर्माण करेगी। देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस इन विमानों का निर्माण किया जाएगा और वडोदरा में जो फैक्ट्री लगाई जा रही है वहां पर इनका निर्माण है वो किया जाएगा। इससे क्या होगा कि भारत आने वाले समय में जो इनका निर्यात भी कर सकेगा। वायुसेना के लिए परिवहन विमानों का स्वदेश में ही निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे वायुसेना की जरूरतें पूरी होने के बाद इस प्लांट से नागरिक उद्देश्यों की पूर्ति भी की जा सकेगी और उसके साथ भारत आने वाले समय में दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकेगा। किसका? आधुनिक C295 का। अब इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसकी विशेषता क्या है, तो ये आधुनिक तकनीकी से लैस है। ये 5 से 10 टन क्षमता का एक परिवहन विमान है और पुराने एवरो विमान की जगह लेगा जो वायुसेना में शामिल था। C295 विमानों से त्वरित प्रतिक्रिया और सैनिक और कार्गो की पैरा ड्रॉपिंग के लिए एक रियर रैप दरवाजा है। छोटे और कम विकसित एयर स्ट्रिप पर भी यह उतरने और उड़ने में उड़ान भरने में सक्षम है। तो इसी का कुछ इमेज देख लेते हैं हम। तो ये इमेज देखिए आप C295 का, तो कितना आधुनिक है, किस तरह से ये फ्लेयर छोड़ रहा है। इसी का इमेज देखिए C295। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के प्रयास जारी, जयशंकर जी ने कहा है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन में जो घोषणा की गई है तो वो कहाँ पर आयोजित होने वाला अगला,
तो वो 15 से 17 फरवरी तक फिजी में आयोजित किया जाएगा। तो फिजी में ही क्यों आयोजित किया जा रहा है, तो अभी हम इसको देखेंगे। यूनेस्को में हिंदी का उपयोग, जब जयशंकर से हिंदी के बारे में पूछा गया है आधिकारिक भाषा को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यूनेस्को में हिंदी का उपयोग किया जा रहा है। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हिंदी के उपयोग का सवाल है, तो हमारा एक समझौता है, वह है इंटरनेट मीडिया और न्यूज़ लेटर में इसका उपयोग करना। वहीं बात की जाए तो 6 भाषाओं को यूएन में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश, चीनी और अरबी और फ्रेंच को दर्जा मिला हुआ। तो अब इससे बारे में कुछ और देख लेते हैं हम। विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये दिखाया गया है कि मॉरिशस में हुआ था 2018 में, तो उसका एक इमेज दिखाया गया है। अब फिजी में क्यों हो रहा, तो फिजी में आप देखिए तो यहाँ एक इसका राष्ट्रवाद दे रखा है। उसके अलावा फिजी की लोकेशन को देखिए तो फिजी की लोकेशन को दिखाया गया है वर्ल्ड में, इसकी लोकेशन कहाँ पर, इसकी राजधानी क्या होगी, तो इसकी राजधानी हो जाती सुवा, और सबसे बड़ा नगर भी सुवा ही है। उसके अलावा आप इसकी राजभाषा को देखिए तो यहाँ पर आप दिख रहे होंगे अंग्रेजी, उसके बाद फिजियन दिखाया गया और फिजी हिंदी। तो यहाँ पर इसके बारे में देखिए तो फिजी हिंदी फिजी में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। इसे फिजियन हिंदी या फिजियन हिंदुस्तानी भी कहते हैं। यह फिजी की आधिकारिक भाषाओं में से एक है और यह अधिकांशतः भारतीय मूल के फिजी लोगों द्वारा बोली जाती है। फिजी हिंदी देवनागरी लिपि और रोमन लिपि दोनों में लिखी जाती है। तो ये इसके बारे में हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो मनाया जा रहा है फरवरी में। यहाँ पर इसके बारे में और भी देख सकते हैं फिजी के बारे में, तो यहाँ पर इसकी सरकार के बारे में देख सकते हैं, यहाँ का जीडीपी देख सकते हैं, इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसकी स्थान देखिए तो 88वां स्थान है इसका, उच्च दिखाया गया उसकी रैंक में। इसकी मुद्रा देखिए तो फिजी डॉलर हो गई। यहाँ पर समय दिखाया गया है। अब हम इसकी मैप को देखते हैं तो इसकी राजधानी क्या होगी, तो इसकी राजधानी हो जाती है सुवा। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है जो कई द्वीपों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विट्टी लेवू, उसके अलावा लोतोका, वनुआ लेवू, उसके अलावा टाउ बेउनी लेबू का। तो इसके छोटे छोटे द्वीप है। अभी इसी की लोकेशन देखिए तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया, उसके अलावा ये इक्वेटर हो गया ये, उसके अलावा आप देखिए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके अलावा ये कोरल सी, ये तस्मान सी, ये इंडियन ओशन, ये साउथ पैसिफिक ओशन हो गया। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, तो उसके किस दिशा में आता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आ गया, न्यूजीलैंड के तो न्यूजीलैंड के उत्तर में आ जाता है फिजी। अब फिजी को ये छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ एक देश है, इसकी राजधानी हो जाती है सुवा। तो आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में अवस्थित की दिखाई गई है किसकी, फिजी की। इसके अलावा देखिए तो कोरल सागर से इसकी सीमा लग रही है। और ये ओशनिया होगा, तो ओशनिया में क्या शामिल कर लिया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो इनको शामिल करके ओशनिया का निर्माण होता है। उसके अलावा आप इसकी और भी चीज़ों को समझिए यहीं पर। अब इसकी लोकेशन को देखिए तो फिजी, तो विती लेवू, ये बनुआ लेवू, तो ये कुछ द्वीपों में बटा हुआ, तो ये लावा ग्रुप्स हो गए। इसकी राजधानी सुवा हो जाती है। ये कोरो सी जिससे संबंधित है। इसके अलावा ग्रेट सी रीफ को देखिए या पैसिफिक ओशन को देखिए, ये 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको देखिए। उसके अलावा आप इसकी महत्वपूर्ण जो द्वीप है उसको देख सकते हैं। तो ये इसकी लोकेशन हो गई है महत्वपूर्ण। उसके अलावा जो हमने बात की थी यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उसमें आप देखिए कि कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो आप इंग्लिश को देखिए, उसके अलावा अरबी को देखिए, चाइनीज़ को देखिए, या जिसे हम मेडिटेरियन बोल सकते हैं, मंदारिन, माफ़ कीजिए मंदारिन। उसके अलावा स्पेनिश को देखिए, रशियन को देखिए, फ्रेंच को देखिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि हेलो, इंग्लिश में हेलो हम हेलो बोलते हैं, उसका मंदारिन में देखिए, स्पेनिश में होला बोल रखा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये बोंजूर, फ्रेंच में बोंजूर कहते हैं हेलो को। उसके अलावा यहाँ पर यूनेस्को के बारे में बात की गई थी, यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं हम। अब इसका फुल फॉर्म क्या आ जाता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाता है। फॉर्मेशन कब किया गया था, तो 1945 में किया था। हेडक्वार्टर कहाँ, तो पेरिस में, फ्रांस में। कौन से सेक्टर पर ये काम करता है, तो एजुकेशन, साइंस, कल्चर, पीस। भारत इसका मेंबर है, तो यस भारत इसका मेंबर है। अब इसके पर्पस को देख सकते हो, तो इसका पर्पस क्या है कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। किसके तहत, तो एजुकेशन, साइंस, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और कल्चर को प्रमोट करके या इनका संवर्धन करके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में। 193 मेंबर स्टेट एंड 11 एसोसिएट मेंबर है। अब इसमें दिखाया गया कि 5 मेजर थीम्स टू ऑल इट्स प्रोग्राम, तो एजुकेशन, नेचुरल साइंसेस, सोशल या ह्यूमन साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन। तो ये इसके कुछ प्रोग्राम्स हो गए जिस पर ये काम करता है। तो इससे संबंधित जो जानकारी थी हमें इस तरह से देखनी थी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। पाकिस्तान को गुलाम जम्मू कश्मीर में जुल्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो ऐसा किसने कहा, तो ऐसा रक्षा मंत्री जी ने कहा है।
रक्षा मंत्री ने दोहराया संकल्प, कहा वापस लेंगे गिलगित बाल्टिस्तान। तो रक्षा मंत्री जी है, उन्होंने पाकिस्तान से सवाल किया है कि गुलाम जम्मू कश्मीर के लोगों को कितने अधिकार दिए हैं पाकिस्तान ने, और कहा कि उत्तर की ओर यात्रा शुरू हो गई है, वह दिन दूर नहीं जब हमारा लक्ष्य पूरा होगा, यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हम भारत का एक अखंड क्षेत्र में मिलाएंगे। 1947 के रिफ्यूजियों को उनके पूर्वजों की भूमि वापस दी जाएगी, तो ऐसा रक्षा मंत्री जी ने कहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान ने हमारे जिन इलाकों या गुलाम जम्मू कश्मीर पर अपना अनाधिकृत कब्जा जमाया हुआ है, वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दिए हैं। पाकिस्तान को गुलाम जम्मू कश्मीर में जुल्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है। और उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान का भी जिक्र किया है। अब देख लेते हैं जो 27 अक्टूबर को जो शौर्य दिवस मनाया था, तो उसको क्यों मनाते हैं, उसके पीछे के कारण को देख लेते हैं। तो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सेना ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबायलियों की आड़ में हमला कर दिया था। पाकिस्तानी सेना को रोकने के साथ महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर सैन्य मदद मांगी थी, और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना की पहली टुकड़ी ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम बनाने के लिए कश्मीर में पहला कदम रखा था, और उसी की याद में हर वर्ष 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम मैप को देख लेते हैं, हम गिलगिट और बाल्टिस्तान वाले को। तो 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 यूटी में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर यूटी और एक लद्दाख यूटी। लद्दाख यूटी की राजधानी क्या होगी, तो लेह हो गई, और जम्मू कश्मीर की ऋतु के अनुसार बदल दी जाती है, जम्मू और कश्मीर को कर दी जाती है। तो आप देख सकते हैं ये आज वर्तमान में दिखाए गए हैं। अब गिलगिट और बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र को देखिए तो ये रहा, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसे आने वाले समय में भारत में मिलाया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर यूटी, ये लद्दाख यूटी का ही हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, और ये वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर यूटी वाला है। ये अक्साई चीन है जहाँ पर चीन ने नियंत्रण रख रखा है, और यहाँ पर दिखाया गया एरिया सेडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान। तो ये वाले क्षेत्र हो गए गिलगिट बाल्टिस्तान। तो इसको देख सकते हैं इसकी सीमा किससे लग रही है। उसके अलावा अक्साई चीन को देखिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को देखिए किस दिशा में है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के। तो इनको आप जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि इसको आपको लंबे समय तक ये याद रह सके। अब देखते हैं अगली खबर को। पंजाब ने एनजीटी का 2080 करोड़ रुपए जुर्माना एकमुश्त देने में जताई असमर्थता। तो 750 करोड़ रुपए देने पर सहमति, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाने का फैसला। तो ऐसा पंजाब है, पंजाब की सरकार ने लिया है। मुख्य सचिव की ने कहा कि विभिन्न विभागों के साथ बैठक की गई है जिसमें खराब आर्थिक हालत का दिया इन्होंने हवाला। किसने, जो पंजाब की सरकार है उन्होंने। 2016 में राज्य सरकार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल प्रदूषण नियंत्रण डिवाइस लगाने को कहा गया था, जिसमें जो पंजाब सरकार है या राज्य सरकार वो असफल रही थी। पंजाब ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की ओर से लगाए गए 2080 करोड़ रुपए जुर्माना के एकमुश्त भुगतान में असमर्थता जताई और कहा है कि जो राज्य सरकार है उसकी आर्थिक हालत खराब है। इसका हवाला दिखाया। अब पंजाब पर जुर्माना ही क्यों लगाया गया था, तो एनजीटी ने पंजाब पर कचरा प्रबंधन और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट न लगाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी, और 23 सितंबर को राज्य को 2080 करोड़ रुपए जुर्माना के रूप में जमा करने को कहा था। पंजाब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने व जल प्रदूषण नियंत्रण डिवाइस लगाने में असफल रहा था, और इसी के तहत जो एनजीटी ने उस पर कार्रवाई की है। और किस राज्य पर कितना जुर्माना लगा है एनजीटी ने, तो वो दिखाया गया है कि महाराष्ट्र पे 12,000 करोड़ रुपए का सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यहाँ पर कर्नाटक के बारे में देखा 2900 करोड़ का, राज्य ने 500 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। अभी बंगाल की बात की गई तो बंगाल में 3500 करोड़ का जुर्माना लगा है, और उसने आंशिक राशि जमा करने को तैयार हुआ है। दिल्ली पे 900 करोड़ का लगाया है, सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हरियाणा की बात की जाए तो 100 करोड़ का जुर्माना लगा है, राज्य सरकार ने अलग खाते में जमा करवा दिया है। तो ये कुछ बारे में हो गया एनजीटी के बारे में। तो अब एनजीटी को देखते हैं हम, क्योंकि चर्चा में बना हुआ है तो देखना जरूरी है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या जिसे हम एनजीटी कहते हैं, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। अधिकरण की जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में, और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी जो अन्य 4 पीठें हैं वो आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम 20 होती है। तो ये कुछ एनजीटी के बारे में बात हो गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगले वर्ष शुरू हो जाएगी उपग्रह
संचार सेवा। तो दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूर दराज के गाँव में भी मिल सकेगी गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवा। देश में उपग्रह संचार सेवा की तैयारी जोरों पर चल रही है और जल्दी इसकी शुरुआत हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि बड़े शहरों की तरह ही दूर दराज के छोटे गांवों में भी गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवा पहुंचाई जा सकेगी। इससे एक फायदा यह होगा कि इंटरनेट के लिए सिर्फ दूरसंचार कंपनियों पर लोगों की निर्भरता भी कम होगी। तो ये उसके कुछ फायदे होंगे, किसके? दूरसंचार से आधारित जो सेवा है उसके संबंधित। उपग्रह के जरिए फोन पर सीधे इंटरनेट की सुविधा प्राप्त की जा सकेगी। किसके तहत? तो ये उपग्रह संचार सेवा के तहत पॉसिबल हो सकेगा। इससे डिजिटल भारत के कार्यक्रम को सफल बनाने में भी काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि दूरसंचार कंपनी की तरफ से मिलने वाली इंटरनेट सेवा में स्पीड से लेकर नेटवर्क ड्रॉप होने की कई प्रकार की दिक्कतें रहती है। अब भी रक्षा और सीमावर्ती इलाकों में उपग्रह संचार सेवा का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कुछ बात बता दी कि इससे डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया उसको भी मदद मिलेगी। दूसरा है कि दूरदराज के क्षेत्रों में अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराई जा सकेगी। उपग्रह संचार सेवा शुरू होने से कारोबार को भी बड़े अवसर खुलेंगे और इससे जो कारोबार है उसमें जो नई सेवाएं मुहैया कराने में भी मदद मिलेगी और उनकी जो उपलब्धता है या जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार हो सकेगा। दूसरा है कि जो उपग्रह संचार सेवा है उससे 1 लाख करोड़ डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था या डिजिटल इकोनॉमी के निर्माण में भी मदद मिल सकेगी। तो ये किसके बारे में हो गया? तो कहिए कहिए। और यहाँ पर वीसेट उपग्रह तकनीक के बारे में भी बात की गई है। तो देख लेते कि वीसेट क्या है। तो वीसेट का फुल फॉर्म क्या है? तो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो उपग्रह तकनीकी के प्रसार के लिए भी कई बदलाव किए गए हैं। खदान से लेकर समुद्र, एटीएम, अस्पताल, बैंक जैसी कई जगहों पर वीसेट उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीसेट में एक गोलाकार एंटीना होता है जो डाटा को लेने और छोड़ने का काम करता है। सरकार के नए नियम के मुताबिक अब इस एंटीना को कहीं भी ले जाया जा सकता है। पहले इसके लिए एक निर्धारित जगह पर ही रखना होता था। एंटीना के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी अब सरल बना दिया गया है। तो यहाँ पर उसी की इमेज दिखाई गई है, जो उपग्रह संचार सेवा है उसके इमेज को दिखाए गए हैं। अब इससे ट्राई की समस्या का भी हुआ समाधान। तो दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार विधेयक के मसौदे के कुछ प्रावधानों को लेकर ट्राई की आपत्तियों पर भी गौर किया है, जबकि नियामक को सशक्त बनाने से संबंधित प्रावधानों पर सरकार बाद में विचार कर सकती है। विधेयक के प्रारूप के कुछ प्रावधानों से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण या जिसे हम ट्राई को अपने अधिकारों में कमी आने की जो आशंका सता रही थी, उसी पर दोनों की जो आपत्तियां थी उस पर जो आने वाले समय में जो विधेयक है उस पर दोनों पर बातचीत हो रही दूरसंचार विभाग की। इसमें दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का शुल्क और जुर्माना हटाने का प्रावधान रखा गया है, जो विधेयक आने वाले समय में संसद में पेश किया जाएगा, उससे संबंधित खबर थी। अब यहाँ पर कुछ और बारे में बात की गई है कि स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भी उपग्रह संचार सेवा के लिए टेलीकॉम विभाग में आवेदन किया है। इंटरनेट के लिए सिर्फ दूरसंचार कंपनियां ही नहीं रहेगी निर्भरता, यानी उन पर निर्भरता है वो कम रहेगी। इससे डिजिटल भारत के कार्यक्रम को सफल बनाने में भी इससे मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया तो उन सबको देखते हैं। उपग्रह संचार सेवा की बात की है, डिजिटल भारत की बात की है, वीसेट के बारे में बात की गई, ट्राई के बारे में बात की गई, तो इनको देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एक संचार उपग्रह को दिखाया गया है कि एक सैटेलाइट है और यहाँ पर पृथ्वी हो गई और पृथ्वी पर यहाँ से अब यहाँ पर जो प्रेषी हो गया ये सेंडर हो गया जो मैसेज भेजने वाला है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि प्रेषी एंटीना अब यहाँ से जो अप लिंक है वो भेजी जाएगी, यानी ये आयन मंडल हो गया। अब यहाँ से आयन मंडल जो तरंगे वो रिलीज की जा रही है। अब ये टकरा कर वापस किस पे जाएगी? ग्राही पर। अब यहाँ से ग्राही है। अब यहाँ पर जो आप ये देखिए जो अपलिंक है, अब ये अपलिंक है ये आयन मंडल को क्रॉस करते हुए सैटेलाइट पे गया। अब सैटेलाइट ने इसको वापस डाउन लिंक के तहत जो ग्राही है जो इसको संदेश को एक्सेप्ट करने वाला उस तक भेजा। अब यहाँ पर ग्राही एंटीना लगाए गए हैं। तो ये इस तरह से जो संचार उपग्रह है वो तकनीक काम करती है। इसी को एक अंजी में से समझिए। तो ये सैटेलाइट हो गया, ये ट्रांसमीटर हो गया और ये रिसीवर हो गया जहाँ से सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाएगा। अब इसी को एक अंजी में से वापस समझिए कि ये सैटेलाइट हो गया और यहाँ पर देखिए सैटेलाइट डिश हो गई। यहाँ पर सैटेलाइट डिश से जो कनेक्टेड कर रखा है मॉडेम और राउटर को। अब यहाँ पर देखिए सैटेलाइट है और यहाँ पर देखिए नेटवर्क ऑपरेटर सेंटर हो गया और यहाँ से जो इंटरनेट मुहैया कराता है हर कंपनी
हर नागरिक को। तो आप देख सकते कि जो सैटेलाइट आधारित जो सेवा है वो किस तरह से कार्य कर रही है। अब आप देखिए जो वीसेट की हमने बात की थी, यानी वेरी स्मॉल आर्पेचर जो टर्मिनल है, तो इसमें आप देखिए कि ये इंटरनेट हो गया, यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये सैटेलाइट हब हो गया है। अब यहाँ से जो सैटेलाइट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब यहाँ पर देखिए आप, तो ये सब्सक्राइबर हो गए, तो इनको ये सुविधा मुहैया करा जा रही, राउटर हो गए। तो इस तरह से जो वीसेट है वो काम करेगा। इसके आर्पेचर को देखिए। अब जो हमने ट्राई की बात की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके नाम में छुपा हुआ है कि इसका काम क्या है। तो आप देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी, यानी जो दूरसंचार की जो कंपनियां उनको क्या करना है, तो नियंत्रण करना है। अब दूरसंचार की कंपनियां कौन सी हो गई है, तो BSNL हो गई है, आइडिया हो गई है, एयरटेल हो गई है, वोडाफोन हो गई है, जियो हो गई है। तो इन कंपनियों को रेगुलेट करने का काम कौन करती है, तो ट्राई करती है। तो हमने डिजिटल इंडिया की बात की, तो डिजिटल इंडिया को आप देखिए इन इमेज से समझिए। तो यहाँ पर आपको आधार दिख रहा होगा, सर्विस सेंटर दिख रहा होगा, बीम दिख रहा होगा, UPI दिख रहा होगा, ई नाम दिख रहा होगा, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, डिजिटल इंडिया। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आपको डिजी लॉकर दिख रहा होगा, उसके अलावा उमंग दिख रही होगी। तो इस तरह से आप देखिए डिजिटल इंडिया की तहत ही चालू की गई योजना दिखाई दे रही है। अब जो डिजिटल इंडिया है इसके जो पिलर्स है उनको देखिए, तो डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स है, जिसमें सबसे पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे, दूसरा है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, तीसरा है इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, चौथा है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, पांचवा है यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, पांचवा IT फॉर जॉब्स, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और अगला है ई क्रांति जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और अगला है ई गवर्नेंस जिसमें रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, और अंत में है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट। तो ये कुछ उसके पिलर्स हो गए, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं। अब डिजिटल इंडिया उसकी थीम क्या है, तो पावर टू एम्पावर। तो ये सीधे से प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं कि डिजिटल इंडिया उसकी थीम क्या है, तो पावर टू एम्पावर है। इसके पिलर्स में पूछ सकते हैं कि ई क्रांति क्या इसका पिलर्स है, तो हाँ। ई गवर्नेंस इसका पिलर है, तो हाँ। और इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं। तो इससे संबंधित खबर को हमें देखना था। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्पादन बढ़ाने में अहम होगी GM सरसों। तो 60% खाद्य तेलों का आयात घरेलू जरूरतों के लिए होता है आयात। 70,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होती है खर्च। तो GM सरसों की खेती से देश में तिलहन की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे खाद्य तेलों की आयात निर्भरता को घटाना संभव होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब पर्यावरण मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद GM सरसों की खेती का रास्ता साफ हो जाएगा। भारत में अब जिसकी जरूरत ही क्यों पड़ी GM सरसों की, तो यहाँ का एक सीनियर दिखाया गया कि भारत में परंपरागत सरसों की विभिन्न प्रजातियों की प्रति हेक्टर प्रोडक्टिविटी के मुकाबले वैश्विक उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी दोगुनी है। उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी के इसी अंतर को पाटने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी के सहारे की जरूरत है। तो ये जरूरत बता दिया कि GM जो सरसों है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ पर सीनियर दिखाया गया है कि सरसों की जो वैश्विक या ग्लोबल प्रोडक्टिविटी जहाँ 2000 से 2200 kg प्रति हेक्टेयर ही है, वहीं घरेलू सरसों की प्रोडक्टिविटी 1000 से 2200 kg प्रति हेक्टेयर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। अब हमारे पास संसाधन तो लिमिटेड ही है, अब हम किस तरह से लिमिटेड संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देश में कुल तिलहनी फसलों के उत्पादन में जो सरसों है तो उसकी हिस्सेदारी कितनी, तो 40% है। सरसों की खेती आमतौर पर असिंचित क्षेत्रों में होती है। देश में कुल 91 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है। और भारत ने जो सरसों है या तिलहन के लिए और कौन से कार्यक्रम चला रखे हैं, तो भारत ने हाल ही में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से एक और पाम ऑयल मिशन की शुरुआत की, ताकि जो हमारी जो खाद्य निर्भरता है, जो खाद्य तेल पर जो हमारे निर्भरता है जिस पर हम आयात करते हैं, तो उसको निर्भरता को कैसे कम किया जाए। तो उसी के लिए एक GM सरसों है और दूसरा है पाम ऑयल का जो मिशन है वो शुरू किया गया है। यहाँ पर एक जो डॉक्टर KC बंसल प्रमुख है, जो वैज्ञानिक है जेनेटिक साइंस से, तो उन्होंने कुछ बात कही है। तो पहले देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने कहा है कि जीनोम एडिटिंग की अनुमति मिलने से इस तरह का जो रास्ता है वो साफ हुआ है। इससे क्या होगा कि जो अब उन्होंने और भी बातें कही। बंसल ने कहा है कि कृषि में तकनीक की सख्त जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों में पानी और जमीन जैसे मूलभूत तत्वों की अपनी सीमाएं और उनके सीमित उपयोग से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तकनीक ही एकमात्र साधन है। तो ऐसा किसने कहा है,
तो केसी बंसल ने कहा, जो वैज्ञानिक है और जेनेटिक साइंस से संबंधित है। अब उनका जो एक महत्वपूर्ण जो ट्वीट है उनके बारे में देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि बेटी कॉटन की खेती की छूट मिलने से पहले भारत दुनिया के बड़े कॉटन आयातकों में शुमार था, और इसकी अनुमति का नतीजा यह हुआ कि आज भारत दुनिया के बड़े निर्यातकों में गिना जाता है। आज 159 देशों में भारतीय कपास का निर्यात किया जाता है। तो इन्होंने बेटी कॉटन को एक उदाहरण के देकर समझाया कि जो जीएम पर सरसों है उससे किस तरह से भारत को फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया तो उसको देख लेते हैं हम। जेनेटिकली मॉडिफाइड की बात की, जीनोम एडिटिंग की बात की है और बेटी कॉटन की बात की है। तो जीनोम एडिटिंग क्या होती है? तो इसमें टेक्नोलॉजी का एक समुच्चय जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीएनए में को बदलने की क्षमता उपलब्ध कराता है। ये टेक्नोलॉजी जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने में सहायता करता है। तो इसी को जीनोम एडिटिंग कहते हैं, यानी जीनोम में एडिट करना, कुछ हटाना, कुछ चेंज करना। क्यों हटाते हैं? तो कुछ आनुवंशिक सामग्री के लिए इसमें कुछ जोड़ घटाव किया जाता है, तो इसी को जीनोम एडिटिंग कहते हैं। अब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड की बात की है, तो उसमें क्या है कि उनमें जो जीन्स है उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता था कि उनकी क्षमता है या प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाई जा सके, तो उसी को हम जीएम या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कहते हैं। अब हम जीनोम एडिटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी और क्या चैलेंजेस है? तो अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इससे टारगेटेड मेडिसिन बनाई जा सकती है, बायोफ्यूल्स का निर्माण किया जा सकता है, डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप बनाई जा सकती हैं और न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सकता है। तो ये तो कुछ अवसर है। अब इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं? तो सेफ्टी से संबंधित चुनौती है, एथिकल कंसर्न है, दूसरा है रेगुलेटरी चैलेंजेस है। तो ये उससे संबंधित कुछ चुनौतियाँ हैं। अब जीएम सरसों का आप इमेज देखिए, अब ये बेटी कॉटन का इमेज दिखाया गया है कि इसको देखिए आप। अब बेटी कॉटन की बात करें तो इसमें बेटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो ये एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप है। अब इसमें बेटी का फुल फॉर्म हो गया बेसिलस क्यूरेनजेनेसिस, तो बेटी कॉटन हो गया। अब ये निर्माण क्यों किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था जो इंसेक्ट्स है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। विदेशी मूल की निवेदिता ने भारत के लिए समर्पित किया जीवन। तो इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़कर देख सकते हैं, GS1 से जोड़कर देख सकते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका, शिक्षक भगिनी निवेदिता, जिसे मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल भी कहा जाता है, का जन्म 1867 में आज आयरलैंड में हुआ था। शुरुआत में अध्यापन से जुड़ी, लंदन में स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर 1898 में भारत आई और रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्य में लग गई। उन्होंने महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया और कई स्कूल भी खोले, महिलाओं को जागरूक करने का अभियान छेड़ा और अंग्रेजों की दमनकारी नीति देखकर आज़ादी के आंदोलन में भी जुड़ गई और 1911 में उनका निधन हो गया। इस तरह से हम इनके संबंधित जो जीवन है उसके बारे में देखना था, क्योंकि प्रश्न प्रीलिम्स में और मेंस में इनसे संबंधित बन सकते हैं कि मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल किसे कहा जाता है? तो भगिनी निवेदिता को कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? तो इससे जोड़कर देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और शिक्षक से संबंधित है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम पढ़ते तो वहाँ सामाजिक सुधारकों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो उस तरह से हमें इसको देखना था। अब हम देखते हैं अगली खबर को। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। तो अब इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की इमेज को दिखाया गया है। तो आप लोकेशन को देखिए और अच्छे से इनका एनालिसिस कीजिए कि इनकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है। तो आपको कुछ पहाड़ी क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, कौन सा क्षेत्र? तो आप देखिए हिमालय के कौन से जो क्षेत्र है वो अवस्थित हैं। आप इनकी लोकेशन को देखिए, यहाँ पर आप बर्फ को देख सकते हैं। अब इनकी लोकेशन को देखिए तो ये उत्तराखंड में इनकी लोकेशन को देखिए तो ये यमुनोत्री हो गया, ये गंगोत्री हो गया, ये केदारनाथ हो गया, ये बद्रीनाथ हो गया है। तो जिनका लोकेशन की जिक्र की तो ये वाले हो गए। उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ से हरिद्वार है, हरिद्वार से जब जैसे हम इंटर करेंगे तो ऋषिकेश से देहरादून, फिर मसूरी, फिर उसके बाद हम यमुनोत्री जा सकते हैं। अब हम यहीं पर उसके अलावा देखिए यहाँ ऋषिकेश से देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग से हम इधर गुप्तकोशी जाते हुए केदारनाथ जा सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए रुद्रप्रयाग से इधर पीपलकोटी, फिर जोशी मात, फिर यहाँ से बद्रीनाथ जा सकते हैं। तो इनकी लोकेशन दिखाई हुई है। इसके अलावा देखिए यमुनोत्री के पूर्व में अवस्थित है ये सब गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के पश्चिम में अवस्थित है। केदारनाथ की देखिए तो केदारनाथ के पूर्व में बद्रीनाथ, पश्चिम में गंगोत्री, यमुनोत्री अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर मसूरी को देखिए, हरिद्वार को देखिए, ऋषिकेश को देखिए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग को देखिए। तो ये संबंधित लोकेशन को हमें देखते रहना है, क्योंकि प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं। तो हमारी जो विश्लेषण है वो यही समाप्त करते हैं
और जिन कंट्रीज़ का हमने बात की है उनको हम जो एक अन्य वीडियो के थ्रू हम आपको समझा देंगे। तो धन्यवाद।